हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार पुनः ऑनलाइन 247 में, जहां पे आपको आज मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंप्लीट सेशन होगा 20 क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो केबीएस, एनबीएस और डीट्रिपल एसबी में पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। कॉन्सेप्ट कुछ रेडी हो जाएगा आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा गणितीय विषय ऐसा है जिसे कॉम्पैक्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और यह उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है बीजगणित, अवकलन समीकरण, क्षेत्रमिति और संख्या अंकन। बात की गई है कॉम्पैक्ट भाषा की और बात की गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा गणितीय विषय है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है? तो जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला, यानी बीजगणित जो है कॉम्पैक्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पूछा गया है, गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अब देखिए, रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है, या शिक्षक की क्या मनोदशा होती है, या शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए अगर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह सुनिश्चित करना कि संबंधित स्कूल में लाइब्रेरी उपलब्ध है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मिस टाइप हो गया, मिस प्रिंट हो गया है। यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र के पास कैलकुलेटर हो, या फिर यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को गणित की कक्षा से पहले एक खेल अवकाश मिले, या फिर यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। तो रचनात्मक पद्धति मतलब एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो लर्निंग होती है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है, उस पद्धति में शिक्षक की जो भूमिका होती है, वो शिक्षक यह सोचता है कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहा गया है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। देखिए, शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। यह शिल्प या क्राफ्ट डैश डैश को एकीकृत करने का उदाहरण है। ऑप्शन है गणित अधिगम, बात की गई है खेल की, भाषा अधिगम की और सामाजिक विज्ञान अधिगम की। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही है आपका? अब देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पे 90% क्लियर ही होनी चाहिए कि बात अगर मैथ्स पेडागोजी की कर रहे हैं तो ये गणित अधिगम को एकीकृत करने का एक उदाहरण होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन होता है वहाँ पे पूछे जाते हैं, और आपको फिर वहाँ पे ये नहीं समझ आता कि ये मैथ्स पेडागोजी से होगा या फिर लैंग्वेज पेडागोजी से या फिर सोशल साइंस से। तो इस तरह से आपको समझ के रखना है और एक बेहतर समझ बना के रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी गणितीय समस्या को प्रस्तुत करते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्या की भाषा छात्रों के डैश डैश के स्तर के अनुसार हो। अब देखिए, अगर कोई शिक्षक छात्रों को गणितीय समस्या दे रहा है तो उसको क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि जो समस्या की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम जो है, वो किस स्तर पे होनी चाहिए? बच्चों की पहुंच, या फिर समझ, या फिर रणनीति, या फिर योग्यता? इसका जो सही आंसर है वो बच्चों की समझ के स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब किसी समस्या की भाषा को समझेंगे तभी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, गणित में गृह कार्य देना प्रभावी है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? विद्यार्थी को घर पर व्यस्त रखना। दूसरा, क्योंकि गणित के सवालों के अभ्यास हेतु विद्यालय में पर्याप्त समय नहीं होता। विद्यार्थियों में स्वाध्ययन को बढ़ावा देना, या अभिभावकों के शामिल होने को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बात चाहे गणित की जाए या फिर किसी अन्य विषय की जाए, अगर गृह कार्य की बात आती है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों में स्वाध्ययन को यानी सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। और पूछा गया है, गणित में गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। अब गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाना है मतलब कैलकुलेशन की स्किल को बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? केवल संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन देकर, या फिर कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके,
या फिर संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक अभ्यास करके। तो जो इसका सही आंसर है वो फोर्थ वाला है, क्योंकि पहले तो आप कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद उसका अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे। सो फोर्थ आंसर या फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और पूछा गया है, यदि छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन यानी अंडरस्टैंड हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बच्चों के अंदर ज्यामितीय आकृतियों की, तो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा। बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल की, ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा। विद्यार्थी जो है आकृतियों का वर्गीकरण करने में मतलब सक्षम हो जाएंगे, या फिर वैसे ही आकृतियों को खींच पाएंगे, या फिर क्लब बोर्ड पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन कर पाएंगे, या फिर ज्यामितीय आकृतियों का प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल कर पाएंगे। तो देखिए, छात्रों में जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो होगा आकृतियों को वर्गीकरण करने का। अगर आकृतियों का अवबोधन मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसे प्रॉपर क्लासिफाई कर पाएंगे या उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। मैं जोर दे के बोल रहा हूं, नहीं है, पूछा गया है नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत, रटने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का समुचित प्रयोग का सिद्धांत। तो जो इसका सही आंसर है वो रटने का सिद्धांत, अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज को रट्टा मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से गणित लिख दिया है। अब गणित बस नहीं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी कोई भी भाषा हो, चाहे वो पर्यावरण हो, अगर आप रटते हैं तो अर्थपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे रटने के चक्कर में। आगे बात करते हैं, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का यानी डिबेट का आयोजन किया। अब देखिए वो विषय कौन सा था, शून्य अत्यंत सार्थक अंक है। अब देखिए उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका क्या चाहती है, अपनी कक्षा को अधिक से अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है, अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मन स्थिति पढ़ने की नहीं है, बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है, या बच्चों की समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि छात्रों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका दे रही है और उसको प्रोत्साहित कर रही है, तो मतलब अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। क्योंकि बच्चे अपने आप को व्यक्त करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति देंगे, तो बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और विचारशील बनेंगे। और एक बच्चा तो वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा, मतलब अभिव्यक्त कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार काफ़ी बड़े बड़े इसके ऑप्शंस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है, जो रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन है उसका परिचय तथा इसे हल करने की अधिगम तकनीक आत्मसातकरण है, एवं रैखिक समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार समायोजन की समस्या को बढ़ा सकता है। जीन पियाजे का सिद्धांत अभी हमने क्रांति सीरीज के लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वीडियो नंबर 3 था वो। उसमें हमने देखा था कि पहली बार जब आप कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं या समझते हैं तो उसे आप आत्मसात करते हैं, लेकिन अगर नई सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो फिर आपको समायोजन करना पड़ता है, तब आप संतुलन की अवस्था में जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि देखिए हमें आंसर मिल गया, रैखिक समीकरण का परिचय और हल करने की अधिगम तकनीकी जो है वो आत्मसातकरण है, क्योंकि पहली बार इसमें आप क्या करेंगे, इसे आत्मसात करेंगे। लेकिन अगर रेखीय समीकरण युग्म की अवधारणा का विस्तार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मतलब आपके सामने एक नई सिचुएशन आएगी और आपकी समायोजन की समस्या बढ़ेगी। तो ये इसका सही आंसर था, बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला मतलब स्प्रिंग स्केल का सही उपयोग विधि पढ़ाते समय निम्न चरणों का पालन करने के लिए कहा गया। अब ये 4 चरण दिए गए हैं और इनको सही क्रम में लगाना है। पहला है शून्यांक त्रुटि नोट करना, वास्तविक पाठ्यांक पर संकेतक की स्थिति नोट करना, आसांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, या कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना। अब ये 4 जो ऑप्शंस हैं उनको क्रम में जमाना है, तो इनका जो सही क्रम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यांक त्रुटि नोट करेंगे, तो पहला तो अपने जगह पे होगा,
दूसरा क्या करेंगे, कमानीदार तुला का अल्पतमांक रिकॉर्ड करना, ये आपका सेकंड होगा। थर्ड होगा आसंकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करना, और लास्ट वाला होगा वास्तविक पाठ्यांक पर संकेतक की स्थिति नोट करना। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, 1 4 3 2। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, 306 408 4008 और 4010, और उस बच्चे ने क्या पढ़ा, 30 6 40 8, और यहाँ पे 408 नहीं होना चाहिए बल्कि 40 0 8 ऐसा होना चाहिए, और 40 10, और ये पढ़ने की त्रुटि का कारण है। या अगर ये भी पढ़ता है 408 4008 को तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। बाकी ये तीन चीजें समझ के रखिए, 30 6 40 8 और 40 10। अब ये पढ़ने की त्रुटि का क्या कारण हो सकता है, आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बिगाड़ना नहीं है बिल्कुल भी। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, या फिर छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझते और उन्हें केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, या छात्रों को अन्य विषय की कक्षा अच्छी लगती है और गणित उबाऊ लगती है। तो देखिए, ना तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का कहीं पे जिक्र किया गया कि बच्चों को उबाऊ लगती है, ना तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि स्थानीय मान की संकल्पना समझ लिया बच्चे ने, और ना ही ये कह सकते कि बच्चे गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका जो सही आंसर है, ना तो वह संकल्पना समझते हैं और सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं को पढ़ना उन्हें आसान लगता है, इसलिए वो 30 6 पढ़ देता है, 40 8 पढ़ देता है और 40 10 पढ़ देता है। 2 अंकों की संख्याओं को पढ़ना उसे आसान लगता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल यानी पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर परिधि, तो कहाँ तक हम अगर कक्षा 4 में पढ़ाना चाहें समय, तो कहाँ तक अपन ले सकते हैं एक क्राइटेरिया। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा, अगर कक्षा 4 में हम या चौथी कक्षा में हम समय का मूल्यांकन पढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ाएंगे, केवल अंकीय गणित पर समय, अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एम पीएम की संकल्पना, या फिर केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना और केवल सदस्य घड़ी पर समय पढ़ना। तो जो हमारा पेरीमीटर जो होगा या प्राचल होगा या परिधि होगी वो ये वाली होगी कि इन सबको लेकर के अपने को क्लास स्टार्ट करनी है, बच्चों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। तो ये जो पेरीमीटर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित खेलों का सृजन, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, या चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल। तो इसका जो सही आंसर है वो है गणित की लंबी आकृति, मतलब एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है। देखिए, इसमें बोला गया है 5 धन 3 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इसका हमें क्या बनाना है, मुक्त उत्तर वाला, मतलब मुक्त उत्तर कहने का तात्पर्य कि इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकें, ठीक है, और वो सब सही भी हो। तो पहला है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो, तो इसका तो एक से ज़्यादा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 में सिर्फ 3 ही जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो इसका तो एक ही आंसर है। आगे बात करते हैं, ऐसी कोई 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, तो इसका आंसर यही सही है। फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। 5 और 3 का योग क्या होगा, और 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। लीजिए, कर दिए योग ज्ञात, 8 आ गया। तो मुक्त अंत वाला जो आंसर है वो है सेकंड, मतलब हमको देखिए इसका क्वेश्चन बनाना है, सेंस भी ना बदले क्योंकि इन दोनों का योग 8 होगा, और ऐसी 2 संख्याएं हमें बताना है। तो वो संख्याएं 1 और 7 हो सकती हैं, 2 और 6 हो सकती हैं, 3 और 5 हो सकती हैं, या फिर 4 और 4 हो सकती हैं। तो इसके मल्टीपल आंसर हैं। अब कोई भी 2 हम नंबर बता सकते हैं, कोई भी 2 जोड़ा बता सकते हैं जिनका आंसर 8 होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या है, तो देखिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका मैं बताऊं कि महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या होता है कि गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कक्षा 2 में व्यवकलन मतलब घटाना मतलब सब्सट्रैक्शन के प्राचलन
के प्रचालन मतलब ऑपरेशन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर चित्र खींचा और बच्चों को रिक्त स्थान यानी रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था, मस्तिष्क का गणितीकरण या फिर संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है कि आप पहले उनको व्याख्या करते हैं किसी भी चीज़ के लिए और उसके बाद उनसे वही चीज़ करवाते हैं। तो संकलन मतलब एडिशन और व्यवकलन मतलब सब्सट्रैक्शन में कुशलता को प्रबल करना। आगे पूछा गया है, ये चित्र दिया गया उसमें पूछा गया कुल कितने आए थे और ये प्रश्न क्या जांच करना चाह रहा है? तो ये प्रश्न जांच करना चाह रहा है विद्यार्थियों की समझ यानी बोधगम्यता की, कि विद्यार्थी ने समझा कि आयत और वर्ग क्या कहलाते हैं, ठीक है, और इसमें कोई और चीज़ नहीं शामिल है। आपका ज़्यादा वक्त न जाया हो इसलिए, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो गुणन की, यहाँ पे गुणन लिखा हुआ है, आप भी ध्यान दीजिएगा। गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। गुणन पर आधारित शब्द समस्या। 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना, 2 अंकी संख्याओं को 2 अंकी संख्या से गुणा करना। अब देखिए, अगर बात गुणन की आ रही है तो मूल संकल्पना क्या होगी कि गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मूल संकल्पना में आएंगी। किसके? गुणन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी ऐसे ऑप्शन पे टिक नहीं करना है जो मतलब एप्रोप्रिएट ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 प्रश्नों की सूची बनाने के लिए कहा। अब यहाँ पे तो लिखा 5 प्रश्नों की सूची बनाने के लिए कहा, लेकिन जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखेंगे इंग्लिश वाले पार्ट में, तो वहाँ पे क्या लिखा होगा कि 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कहा, किन्हीं भी 5 प्रश्नों को। तो अब यह प्रश्न क्या संकेत करता है? अध्यापक की विश्लेषणात्मक सोच को, अध्यापक की त्रिविमीय सोच को, छात्रों के सोचने के निम्न स्तर को या फिर छात्रों के सोचने के उच्च स्तर को। अगर आप छात्रों से बोल रहे हैं कि कोई भी 5 प्रश्न उठा के हल कर दो, तो ये छात्रों के सोचने का निम्न स्तर होगा, क्योंकि छात्र कोई भी 5 प्रश्न पाएँगे, उनका स्टैंडर्ड, उनके पीछे की क्या संकल्पना है, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी नहीं समझेंगे। उन्हें जो ईज़ी लगते हैं, उन्हें लगेगा जो कि ईज़ी लगते हैं, वो उन्हीं को सॉल्व करके रख देंगे। इसलिए ये छात्रों के सोचने का निम्न स्तर होगा। आई होप कि आपके ये 20 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में कवर हो गए और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। थैंक यू सो मच।